हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एसिम्प्टोट्स के बारे में। तो एसिम्प्टोट्स क्या होता है? एसिम्प्टोट ऑफ एनी कर्व और हाइपरबोला इज अ स्ट्रेट लाइन विच टचेज इट एट इन्फिनिटी। एक ऐसी लाइन जो कर्व को इनफाइनाइट पे जाके टच करती है, ऐसी लाइन को बोला जाता है एसिम्प्टोट्स। ओके, जैसे कि सब लोगों ने log x का ग्राफ देखा हुआ है। तो log x का ग्राफ किस तरीके से होता है? ये ऐसे ग्राफ होता है। तो यहाँ पे log x का जो ग्राफ है, ये कर्व है, ये y एक्सिस को कहाँ पे जाके मिलेगा? इनफाइनाइट पे। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि y एक्सिस इस कर्व को इनफाइनाइट पे जाके टच करेगा। इनफाइनाइट पे जाके टच करेगा मतलब कभी टच नहीं करेगा, तो उसी को बोलते हैं एसिम्प्टोट्स। एक ऐसी लाइन जो इनफाइनाइट पे जाके कर्व को क्या करे? टच। तो देखो, अभी हम लोग हाइपरबोला पढ़ रहे हैं, तो हाइपरबोला के रेस्पेक्ट में भी एसिम्प्टोट्स होता है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। तो देखो, यहाँ पे जो ये डॉटेड लाइन है, ये क्या है? एसिम्प्टोट्स है। ये एसिम्प्टोट्स है, मतलब ये जो हाइपरबोला है ये इस तरीके से आगे बढ़ रहा है और ये आगे जाके पैरेलल हो जाएगा। ऐसा बोलते हैं ना हम लोग, दो पैरेलल लाइन कहाँ जाके मिलती है? इनफाइनाइट पे, मतलब कि वो कहीं पे भी कभी मिलेगी ही नहीं। उसी तरीके से ये वाले कर्व और डॉटेड लाइन इनफाइनाइट पे जाके मिलेगा, मतलब ये आगे जाके क्या हो जाएगा? पैरेलल। तो एक ऐसी लाइन जो कर्व को इनफाइनाइट पे जाके टच करे या फिर कभी ना मिले, ऐसी लाइन को हम लोग बोलते हैं एसिम्प्टोट्स। बस पास आनी चाहिए लाइन उसके। तो मेन डेफिनेशन ये है, एक लाइन कर्व को इनफाइनाइट पे जाके टच करे तो उसको क्या बोलते हैं? एसिम्प्टोट। तो यहाँ पे ये हाइपरबोला है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इजिकल टू 1। उसके यहाँ पे एसिम्प्टोट्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। तो देखो, एसिम्प्टोट्स के साथ ही हम लोग यहाँ पे उसके रिजल्ट भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट रिजल्ट क्या है? अ हाइपरबोला एंड इट्स कॉन्जुगेट हैव द सेम एसिम्प्टोट्स। अब ये तो रिजल्ट है, रिजल्ट से पहले हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं कि एसिम्प्टोट्स जो है कैसे कैलकुलेट होता है। तो देखो, हाइपरबोला की इक्वेशन क्या थी? एक्स स्क्वायर, स्टैंडर्ड हाइपरबोला, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये है हाइपरबोला। सपोज करो इसकी जो एसिम्प्टोट्स है वो एक लाइन है, और लाइन की जो इक्वेशन है, एसिम्प्टोट की इक्वेशन हम लोग मान लेते हैं y बराबर एम एक्स प्लस सी। अब इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं। तो दोनों को सॉल्व करते हैं मतलब लाइन से y की वैल्यू उठा के हम लोग हाइपरबोला में रख देते हैं। तो इक्वेशन कैसे हो जाएगी? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया जाए और इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आएगा? एक्स स्क्वायर के साथ आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर। ये हम लोग जनरल मेथड पढ़ रहे हैं, हाइपरबोला के लिए भी अप्लाई होगा ये, और बाकी कर्व के लिए भी अप्लाई होगा ये। इसी तरीके से जो एक्स का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे एक्स स्क्वायर में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी, तो हम लोगों के पास एक तो आ रहा है एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर। उसी तरीके से यहाँ पे एक्स का जो कोफिशिएंट है वो कितना हो जाएगा? माइनस 2a स्क्वायर एम इंटू सी, और कांस्टेंट टर्म आ जाएगी ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 0। अब देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो रूट हैं, x1 और x2। अब देखो, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये बनी कैसे हैं? ये लाइन और कर्व को सॉल्व करके। और लाइन कर्व को कहाँ जाकर मिल रही है? एज ए डेफिनेशन इनफाइनाइट पे। तो x1 की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए? इनफाइनाइट। और x2 की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए? इनफाइनाइट। इसका मतलब दोनों रूट क्या हो रहे हैं? इनफाइनाइट। इफ़, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इफ़ बोथ रूट्स आर इन्फिनिटी या फिर आर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, तो हम लोग क्या बोलेंगे? माइनस बी अपॉन ए भी 0 होगा, और सी अपॉन ए की वैल्यू भी कितनी होगी? 0 होगी, अगर दोनों के दोनों रूट क्या हो रहे हैं? इनफाइनाइट हो रहे हैं। तो उस हिसाब से हमारा यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर भी 0 होगा, और माइनस 2a स्क्वायर एम इंटू सी भी 0 होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? बी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर 0। एंड साथ में ये क्या हो जाएगा? माइनस 2a स्क्वायर एम इंटू सी बराबर 0। तो लेफ्ट हैंड साइड वाली जो इक्वेशन है, पहली वाली इक्वेशन, वहाँ से हमारे पास m की वैल्यू मिल जाएगी। तो m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? प्लस और माइनस b अपॉन a। और अगली वाली इक्वेशन से c की वैल्यू कितनी आएगी? 0। तो इसका मतलब एसिम्प्टोट की इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी y बराबर प्लस माइनस बी अपॉन ए एक्स, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों के पास एसिम्प्टोट्स। तो एसिम्प्टोट दो हैं, और
इसकी इक्वेशन देख के हम लोग इतना सा क्लियरली बता सकते हैं कि दोनों के दोनों एसिम्पटोट्स कहाँ से जाएंगे, ओरिजिन से जाएंगे। क्योंकि देखो सी की वैल्यू जीरो आ गई, कांस्टेंट जीरो होता है किसी इक्वेशन में, तो मतलब वो कहाँ से जाती है, ओरिजिन से। तो इक्वेशन क्या क्या हुई, एसिम्पटोट की y बराबर बी अपॉन ए एक्स एंड, और दूसरी इक्वेशन क्या होगी, y बराबर माइनस बी अपॉन ए एक्स। तो ये हम लोगों के इंडिविजुअल एसिम्पटोट्स हैं। इंडिविजुअल एसिम्पटोट मतलब दो एसिम्पटोट हम लोगों को दिख रहे हैं, दो लाइन ऐसी है जो कर्वों को कहाँ जाके इंटरसेक्ट कर रही है, कर्वों को इंटरसेक्ट कर रही है वो आगे जाकर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज करके अगर मैं b को y में डिवाइड कर दूँ तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से दिखेगी, y अपॉन बी इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए। मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू जीरो। और दूसरी वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, x अपॉन एंड बीच में लगा दो, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू जीरो। अब देखो अगर हम पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स निकालना चाहते हो, पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स मतलब पेयर ऑफ लाइन, पेयर ऑफ लाइन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, L1 और L2 को सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। तो इक्वेशन कैसी आएगी, यहाँ पे हम लोग पहले क्या लिख देते हैं, पेयर ऑफ एसिम्पटोट, पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स, पेयर ऑफ एसिम्पटोट मतलब दोनों एसिम्पटोट्स की इक्वेशन साथ में मल्टीप्लाई करके लिख देना। तो वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो ये इक्वेशन होती है पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स की, है ना। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ पे बन सकते हैं, तो हम लोग वो आगे पढ़ेंगे। जैसे कि अब देखो डायग्राम देख लेते हैं ऊपर। तो यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन आई, पहली वाली इक्वेशन कितनी आई, y बराबर b अपॉन ए एक्स, अगर a और b पॉजिटिव है तो, और एक दूसरी इक्वेशन आई y बराबर माइनस बी अपॉन ए इंटू एक्स, ओके। और दोनों की दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, 0,0। इसका मतलब जो एसिम्पटोट्स होते हैं वो हाइपरबोला के सेंटर से पास होते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो हम लोग याद रख लेते हैं। देखो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हाइपरबोला एंड इट्स कॉन्जुगेट हैव द सेम एसिम्पटोट। देखो ये जो रेड कलर में यहाँ पे बना हुआ है ये तो सिंपली क्या है, हाइपरबोला, और जो ऊपर बना हुआ है ये इसका क्या है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला, CH कॉन्जुगेट हाइपरबोला। और जो ग्रीन कलर की जो लाइंस बनी हुई है वो रेड को भी इन्फाइनाइट पे जाके टच करेगी और ब्लू को भी इन्फाइनाइट पे जाके टच करेगी। इसका मतलब जो एसिम्पटोट्स होता है वो हाइपरबोला और कॉन्जुगेट हाइपरबोला दोनों के लिए क्या रहता है, कॉमन रहता है, ओके। मतलब दोनों का सेंटर तो सेम है, उसी पॉइंट से वो जाता है। इसी तरीके से हम क्या देख सकते हैं, द इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ एसिम्पटोट डिफर फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला और कॉन्जुगेट हाइपरबोला बाय द कांस्टेंट टर्म ओनली। देखो हाइपरबोला की इक्वेशन जो थी वो क्या थी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और इसी तरीके से हम लोगों ने पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स देखा, पेयर ऑफ एसिम्पटोट, तो इसकी इक्वेशन में बराबर में क्या था, जीरो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। और अगर मैं तुम लोगों से बोलूँ कॉन्जुगेट हाइपरबोला लिखना है हम लोगों को, तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला एक्चुअली होता क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के आगे माइनस होता है प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर मैं माइनस कॉमन लेके उसको लिखूँ तो इक्वेशन कैसे दिखेगी हम लोगों को, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब देखो यहाँ पे हम लोगों को ये बात क्लियर दिख रही है कि हाइपरबोला से पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स की इक्वेशन निकाल रहे हैं तो 1 कम हो रहा है, और यही पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स से अगर कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन हम निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे -1 हो रहा है ना। तो देखो 1 क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं 1 0 -1 वैल्यू है। तो सिर्फ कांस्टेंट का अंतर होता है तीनों की इक्वेशन में। तीनों की इक्वेशन मतलब हाइपरबोला, पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स एंड कॉन्जुगेट हाइपरबोला, इन सब की इक्वेशन में सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंस होता है। और ये कांस्टेंट का जो डिफरेंस है हम लोगों को दिखाई दे रहा है, साफ AP में है। देखो 3 नंबर यहाँ पे राइट हैंड साइड में हम लोगों को दिख रहे हैं, 1 0 और -1। ऑब्वियसली ये AP में है ना। मिडिल टर्म क्या है, पेयर ऑफ एसिम्पटोट वाला कांस्टेंट है, और हाइपरबोला और कॉन्जुगेट हाइपरबोला के टर्म क्या है, साइड वाली टर्म है। तो देखो यहाँ से हम एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकाल सकते हैं जो कि क्वेश्चन सॉल्व करने के काम आता है। मतलब हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, कॉन्जुगेट हाइपरबोला का कांस्टेंट प्लस हाइपरबोला का कांस्टेंट, अगर हम दोनों को ऐड करें तो आंसर आएगा 2 इंटू कॉन्स्टेंट टर्म ऑफ पेयर ऑफ एसिम्पटोट, पेयर ऑफ एसिम्पटोट। अब शायद हो सकता है ये फॉर्मूला ऐसे समझ में नहीं आया हो, तो इसको देखो
इजीली हम लोग समझते हैं कि मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ। सपोज करो हाइपरबोला की इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरीके से है, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस C1 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये एक जनरल इक्वेशन लिखी है मैंने, है ना। हमेशा स्टैंडर्ड हाइपरबोला तो होता नहीं, बट स्टैंडर्ड हाइपरबोला से ये रिजल्ट हम लोग सक्सेसफुली बना पाए। देखो कॉन्जुगेट हाइपरबोला का अगर मैं कांस्टेंट ऊपर से यहाँ पे लिखूँ तो ये कितना होगा, -1। और जो हाइपरबोला का कांस्टेंट है वो कितना है, 1। 1 और -1 मिलके कितना हो जाएगा, 0 बराबर 2 इंटू 0। तो ये बिल्कुल इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। अब हम लोग इसको जनरल इक्वेशन के लिए भी जनरलाइज कर रहे हैं। तो देखो ये इक्वेशन हाइपरबोला की है, तो हाइपरबोला की इक्वेशन होने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, डेल्टा जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, h² ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, AB। ये होगा तभी जाके ये क्या होगा, हाइपरबोला। तो मान लो ऐसा है तो ये हाइपरबोला की इक्वेशन है। अगर हम यहाँ पे कॉन्जुगेट हाइपरबोला लिखते हैं, कॉन्जुगेट हाइपरबोला, तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन के अंदर कांस्टेंट चेंज कर देते हैं हम, C1 की जगह C2 ले लेते हैं। तो इक्वेशन क्या होगी, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस C2 बराबर 0। अब जो कांस्टेंट टर्म है कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन में वो क्या ले लिया हम लोगों ने, C2। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं पेयर ऑफ एसिम्प्टोट की इक्वेशन। तो देखो ये तो पूरी की पूरी इक्वेशन यहाँ तक तो बिल्कुल वो की वही होगी, बस यहाँ पे हम लोग क्या ले लेते हैं, C3 बराबर 0। ओके, अब यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया। अब देखो इसके अंदर है ना एक बात है, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। ओके, ये हम लोगों को ध्यान रखना है। तो देखो हम लोग जानना चाहते हैं C1 C2 C3 के अंदर क्या रिलेशन है, जो मैंने ऊपर रेड कलर में लिखा हुआ है। तो वो रिलेशन कुछ इस तरीके से 2C3 इज इक्वल टू C1 प्लस C2। देखो, या फिर इसको अगर ऐसे लिखो तो बिल्कुल ऊपर की तरफ दिख जाएगा, ये C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 2 इंटू C3। ये देखो C1 किसका है यहाँ पे, कॉन्जुगेट, सॉरी C1 किसका है, हाइपरबोला का कांस्टेंट टर्म है, और कॉन्जुगेट हाइपरबोला का कांस्टेंट टर्म क्या है, C2। और C3 किसका है, पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स का, यहाँ पे C3। तो ये रिलेशन हमेशा जो है अप्लाई होता है इस रिलेशन की मदद से। अगर हम लोगों को हाइपरबोला, कॉन्जुगेट हाइपरबोला और पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स में से अगर किसी एक की भी इक्वेशन लिखी हुई है तो हम उस सिर्फ एक इक्वेशन से बाकी की 2 इक्वेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। किन 3 इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूँ, एसिम्प्टोट्स की, हाइपरबोला की और पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स की। हाइपरबोला, हाइपरबोला और कॉन्जुगेट हाइपरबोला, और उसके अलावा जो है ये सब हम लोग किसी भी एक इक्वेशन से बाकी की 2 इक्वेशन भी कैलकुलेट कर पाएंगे। ओके, तो सिंपल सी बात है। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ और रिजल्ट भी हैं यहाँ पे हमारे पास पढ़ने के लिए। नेक्स्ट रिजल्ट क्या है, द एसिम्प्टोट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ हाइपरबोला। ये बात मैंने तुम्हें बताई है ना। ये जो ग्रीन कलर का यहाँ पे एसिम्प्टोट है और रेड के अंदर क्या है, हाइपरबोला, और ब्लू के अंदर क्या है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला। दोनों के सेंटर तो एक ही होता है, तो सेंटर से पास होता है कौन, एसिम्प्टोट्स। ओके, सेंटर ऑफ हाइपरबोला एंड आर इक्वली इंक्लाइंड टू द ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला। अब देखो इसका क्या मतलब है, मतलब ये जो है एसिम्प्टोट्स जितना इधर की तरफ झुका हुआ है, जितना थीटा इधर है, सेम टू सेम एंगल किधर होगा, इधर भी होगा। मतलब ये सेम एंगल बना रहा है, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो प्रिंसिपल है, देखो आगे वाली लाइन पढ़ते हैं, हैंस द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द एसिम्प्टोट आर द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला। मतलब ये जो ग्रीन कलर की लाइन है उनका एंगल बाइसेक्टर होता है ट्रांसवर्स एक्सिस। और इसी तरीके से जो कॉन्जुगेट एक्सिस है, दोनों को, कॉन्जुगेट एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस को दोनों को अगर साथ में बोलना जाए चाहते हैं हम लोग, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये क्या हो जाएंगे, एंगल बाइसेक्टर हो जाएंगे एसिम्प्टोट्स के। ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। नेक्स्ट, द एसिम्प्टोट्स ऑफ द हाइपरबोला आर डायगोनल। देखो वापस, द एसिम्प्टोट ऑफ द हाइपरबोला आर द डायगोनल्स ऑफ द रेक्टेंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ड्रो थ्रू द एक्सट्रीमिटीज ऑफ ईच एक्सिस पैरेलल टू अदर एक्सिस। देखो इसका क्या मतलब है,
अगर मैं टेंजेंट बनाता हूँ, जैसे यहाँ पे हम लोगों को पता है ये वर्टिसेस है किसका, हाइपरबोला का, और ये जो ब्लू कलर में है उसका जो वर्टिसेस, अगर यहाँ पे मैं टेंजेंट बनाता हूँ तो इन चारों टेंजेंट से मुझे एक रेक्टेंगल मिलेगा, और इस रेक्टेंगल के जो डायगोनल होंगे वही डायगोनल क्या होंगे, पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स। यहाँ पे जो ग्रीन कलर की लाइन है वो रेक्टेंगल का डायगोनल भी है, और साथ में दिए हुए हाइपरबोला के लिए वो एसिम्पटोट्स का भी यहाँ पे काम कर रहा है। ओके, तो ये रिजल्ट था हम लोगों का। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे हम लोगों को क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर, द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला गिवन है 3x² माइनस 5xy माइनस 2y² माइनस 5x प्लस 11y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट एंड कॉन्जुगेट हाइपरबोला। तो देखो हम लोगों को सिंपली हाइपरबोला की इक्वेशन दी हुई है, हम लोगों को यहाँ पे पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स या फिर एसिम्पटोट भी बोल सकते हैं, और कॉन्जुगेट हाइपरबोला, इन सब की इक्वेशन हम लोगों को यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो देखो जो मैंने अभी C1 C2 वाला कंसेप्ट बताया था उस अकॉर्डिंग सबसे पहले मैं हाइपरबोला की इक्वेशन जो है वो लिख देता हूँ। तो हाइपरबोला की इक्वेशन क्या लिखी हुई है, 3x² माइनस 5xy माइनस 2y² माइनस 5x प्लस 11y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोगों को पता लग चुका है C1 की वैल्यू जो कि है -8, है ना। अभी अभी हम लोगों ने देखा था, देखो ये सब बातें यहाँ पे, ये देखो C1 किसके लिए हम लोगों ने बोला था, हाइपरबोला के लिए, और C2 किसके लिए होगा, कॉन्जुगेट हाइपरबोला के लिए, और C3 विल बी कांस्टेंट इन द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एसिम्पटोट। एंड C1 C2 C3 में रिलेशन क्या है, 2C3 इज इक्वल टू C1 प्लस C2। अगर हमारे पास C1 और C2 में से एक आ जाएगा तो इस गिवन रिलेशन से हम लोग तीसरा भी निकाल लेंगे, है ना। तो बात यह है कि अभी दूसरा कैसे कैलकुलेट करें, तो देखो दूसरा भी कैलकुलेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग पेयर ऑफ एसिम्पटोट लिख रहे हैं यहाँ पे, पेयर ऑफ एसिम्पटोट। तो पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स की इक्वेशन पूरी की पूरी वैसी की वैसी होती है, मतलब क्या होगा, 3x² माइनस 5xy माइनस 2y² माइनस 5x प्लस 11y। बस यहाँ पे जो C1 है उस C1 की जगह यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं, प्लस C3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये जो लाइन है ये पेयर ऑफ लाइन है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बोल सकते हैं इसको, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये दोनों एसिम्पटोट्स की कंबाइंड इक्वेशन है। तो अगर एक जनरल इक्वेशन 2 डिग्री वाली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है तो उसका डेल्टा कितना होता है, 0, और डेल्टा 0 होने का जो मतलब होता है वो कितनी वैल्यू होती है, AHG। इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग क्या ले लेते हैं, HBF और GFC बराबर 0। तो यहाँ पे अगर हम ये सब वैल्यू यहाँ पे यूज़ कर लेंगे तो इससे हम लोगों को C3 को कैलकुलेट करने में आसानी रहेगी। ओके, तो देखो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। A मतलब x² का कोफिशिएंट जो कि कितना है 3, और h जो है वो xy के कोफिशिएंट का आधा होता है, मतलब ये कितना हो गया -5/2, और g की जो वैल्यू है वो कितना होता है x के कोफिशिएंट का हाफ, मतलब वो हो गया -5/2। इसी तरीके से h तो वापस वही होगा -5/2, और जो b है वो y² का कोफिशिएंट होता है जो है -2। इसी तरीके से f y का कोफिशिएंट होता है 11/2, उसका हाफ एक्चुअली, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वापस से ये सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट होता है तो -5/2, और f का मतलब 1/2, और c जो है वो कितना है C3। अगर मैं इस इक्वेशन को बराबर 0 कर दूंगा तो यहाँ से मुझे सिर्फ डिटर्मिनेंट सॉल्व करना बाकी रह जाएगा। तो इस डिटर्मिनेंट को अगर सॉल्व किया जाएगा तो यहाँ से C3 की वैल्यू मिलेगी -12, है ना। ये सॉल्व करके देख सकते हो सभी लोग। ओके, तो हम लोगों को क्या मिल गया, C1 मिल गया, C3 मिल गया। अब क्योंकि हम लोग C1 C2 C3 के अंदर रिलेशन जानते हैं तो हम लोग C2 की कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। फॉर C2, अब ये C2 क्या है, ये कांस्टेंट है, हाइपरबोला जो कॉन्जुगेट हाइपरबोला है उसके अंदर जो कांस्टेंट है वो है ये C2। तो C2 के लिए हम लोग इक्वेशन यूज़ करेंगे जो अभी अभी मैंने तुम लोगों को बताया, C1 प्लस C2 इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, 2C3। तो इस तरीके से ये कितना हो जाएगा, -8 प्लस C2, और C3 की वैल्यू ऊपर कैलकुलेट होकर कितनी आई, 2 × -12, 2 × -12। तो यहाँ से हम लोगों को क्लियरली C2 मिल जाएगा, और C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -16। अगर C2 आ चुका है तो अब हम लोग यहाँ पे जो है
कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन लिख सकते हैं। किसकी इक्वेशन लिख सकते हैं? कॉन्जुगेट हाइपरबोला की। तो देखो लिख देते हैं, कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन कुछ अलग तो होगी नहीं, ऊपर जो इक्वेशन है उसी तरीके से होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं? देखो 3x² माइनस 5xy माइनस 2y² माइनस 5x प्लस 11y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ये तो हो गया हम लोगों की किसकी इक्वेशन? कॉन्जुगेट हाइपरबोला की। अगर पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स की बात करें, पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स की, तो वो इक्वेशन कितनी आई हमारा? कांस्टेंट कंसीडर करके C3 को कंसीडर करके 3x² माइनस 5xy माइनस 2y² माइनस 5x प्लस 11y। और यहाँ पे हम लोगों का क्या था? C3, और C3 की वैल्यू कितनी आई थी? -12 इज इक्वल टू 0। वैसे अगर कोई तुम्हें बोले कि इक्वेशन निकालो कॉन्जुगेट हाइपरबोला की, तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला हम लोगों का आ चुका है ये, और पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स भी कैलकुलेट हो चुका है। पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स का मतलब ये है दोनों एसिम्पटोट्स को मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है। अगर हम दोनों एसिम्पटोट्स को इंडिविजुअली अलग अलग निकालना चाहते हैं तो इस इक्वेशन जो है, ये जो इक्वेशन है, ये 2 लाइन है यहाँ पे। एसिम्पटोट पता है तुम्हें 2 होते हैं, और दोनों हम लोगों को यहाँ पे कैलकुलेट करने हैं। तो क्लियरली इस इक्वेशन को देख के पता लगाया जा सकता है कि इनका इंटरसेक्शन पॉइंट 0 0 नहीं है, ये होमोजीनियस नहीं है। तो हम यहाँ से लाइन कैसे कैलकुलेट करें? तो देखो हम फर्स्ट 3 टर्म का, यहाँ पे हम लोग फर्स्ट 3 टर्म का क्या कर सकते हैं? फैक्टर कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 3x प्लस वाई, है ना। और अगला जो जो होगा वो कितना हो जाएगा? x माइनस 2y। सिर्फ फर्स्ट 3 का हम लोग क्या कर रहे हैं? फैक्टर बना रहे हैं। तो x माइनस 2y, इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, ये पूरी की पूरी टर्म कंसीडर हो जाएगी। और बाकी जो बचा वो कितना है? -5x प्लस 11y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज करके लिखना है कि माना कि ये दो L1 और L2, लाइन 1 लाइन 2 इक्वेशन का मल्टीप्लाई करके 0 है, जहाँ पे ये क्या है? पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स हैं L1 और L2। तो देखो इस इक्वेशन को हम किसके बराबर लिख सकते हैं? 3x प्लस वाई प्लस कुछ ना कुछ कांस्टेंट मान लो। अब C1 C2 C3 तो यहाँ पे ऊपर हम लोगों ने लिए हुए, तो यहाँ पे कुछ और कांस्टेंट हम लोग क्या ले लेते हैं? m ले लेते हैं। एक ले लेते हैं m, 3x प्लस वाई प्लस m इंटू एक्स माइनस 2y प्लस n इज इक्वल टू 0। मतलब ये L1 है और ये L2 है, और इसको है ना हम लोगों को इससे कंपेयर करवाना है। तो अगर हम इसको कंपेयर करवाएंगे, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग क्या कराएंगे? इसको कंपेयर। तो कंपेयर हम लोगों को क्या करवाना है? देखो कोफिशिएंट ऑफ x हम लोग कंपेयर करा लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x, अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ x कंपेयर कराऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा? m प्लस 3n इज इक्वल टू, ऊपर कितना है? -5। इसी तरीके से दूसरा कंपेरिजन क्या हो जाएगा? m माइनस 2n इज इक्वल टू 11। अब यहाँ से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं? फाइंड m एंड n। m और n की वैल्यू यहाँ से इजीली कैलकुलेट की जा सकती है। अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली इक्वेशन को माइनस कर दूंगा तभी मेरे पास n आ जाएगा। तो देखो m से m कट जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3n प्लस 2n 5n इज इक्वल टू -5 माइनस 11। तो ये कितना हो जाएगा? -16। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -16/5। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ m, और m और n कैलकुलेट हो जाएगा तो ये दोनों की दोनों इक्वेशन यहाँ से हम लोगों को मिल जाएगी, ये L1 और ये L2। अब इससे ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये हम लोग यहाँ से इसके आगे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फाइंड हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हुज एसिम्पटोट्स आर L1 एंड L2, ओके, passes through 1, -1। ऑल्सो फाइंड सेंटर ऑफ हाइपरबोला एंड इक्वेशन ऑफ द कॉन्जुगेट हाइपरबोला। तो देखो यहाँ पे हम लोगों को पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स की दोनों इक्वेशन अलग अलग दी हुई है। L1 क्या है? x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और L2 यहाँ पे हम लोगों को गिवन है 3x प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। क्या हम ऐसा जानते हैं कि इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ही सेंटर ऑफ हाइपरबोला होगा? तो क्यों ना हम इनको सॉल्व कर लें। सॉल्व L1 एंड L2 फॉर सेंटर ऑफ हाइपरबोला। क्योंकि देखो हम लोग जो डायग्राम जानते हैं वो यही तो था, ये हम लोगों का क्या है? हाइपरबोला, और ये क्या होता है? इसके एसिम्पटोट।
तो ये एसिम्प्टोट का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है दैट विल बी सेंटर ऑफ हाइपरबोला। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। तो इन दोनों को सॉल्व करोगे तो सेंटर हम लोगों का आ जाएगा 1, -2। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 और वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। मतलब दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया, मतलब हम लोगों को सेंटर मिल चुका है। अब देखो हम हाइपरबोला की इक्वेशन लिख सकते हैं अगर हमारे पास पेयर ऑफ एसिम्प्टोट हो। अब पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स के लिए हम लोगों को दिए हुए एसिम्प्टोट्स को मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं x + 2y + 3 इंटू 3x + 4y + 5 = 0। अब अगर मान लो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करने पे हम लोगों को कितना मिलेगा, देखो 3x² + 10xy + 8y² 8y² + 14x + 22y - 15 = 0। ये क्या है, पेयर ऑफ एसिम्प्टोट है। ये पेयर ऑफ एसिम्प्टोट है और यहाँ पे जो हम लोगों का -15 नहीं +15 आना चाहिए। तो ये जो है ये क्या है, ये C3 है ना। C1 किसका होता है कांस्टेंट, C1 हाइपरबोला का, और C2 हम लोगों ने किसको नाम दिया है, जो कॉन्जुगेट हाइपरबोला होता है उसका कांस्टेंट होता है। ओके, अब देखो हम लोग यहाँ से हाइपरबोला की इक्वेशन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हाइपरबोला की इक्वेशन सेम टू सेम होगी कितनी, 3x² + 10xy + 8y² + 14x + 22y प्लस, अब देखो ये क्या है हाइपरबोला, तो हाइपरबोला में क्या होता है C1 = 0 होता है। अब ये C1 कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को एक पॉइंट दिया हुआ है, देखो इस क्वेश्चन के अंदर देखो, फाइंड द हाइपरबोला हुज एसिम्प्टोट आर L1 L2 एंड पासिस थ्रू 1, -1। तो ये हाइपरबोला 1, -1 से पास हो रहा है, मतलब 1, -1 इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करवाएगा। तो ये पॉइंट हम इसके अंदर सेटिस्फाई करवा देते हैं, तो इससे हम लोगों को C1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो C1 = हमारा कितना आ जाएगा, अगर हम x की जगह 1 और y की जगह -1 रखेंगे तो C1 आ जाएगा हम लोगों का 7। तो इसका मतलब हम लोग हाइपरबोला की इक्वेशन निकाल चुके हैं। अब कॉन्जुगेट हाइपरबोला की अगर हम बात करें तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन के अंदर सब कुछ वैसा का वैसे आएगा, एक्सेप्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा C2 = 0। अब देखो हमारे पास C1 है, C2 है, ओ सॉरी हमारे पास C1 है, C3 है, C2 निकालना है। और रिलेशन हम लोगों ने क्या पढ़ा, C1 + C2 = 2C3। तो इससे हम किसको कैलकुलेट कर सकते हैं, C2 को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो C2 आ जाएगा हम लोगों का 23, है ना, ये रिलेशन से, क्योंकि हम लोगों को किस क्या पता है, देखो C3 भी पता है और C1 भी पता है। अब हम लोग कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन लिख सकते हैं इजीली। क्या हो जाएगा वो, 3x² + 10xy + 8y² + 14x + 22y + C2 = 0, और वो कितना है 23 = 0।